नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआईआर बिटकॉइन निवेश घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, हेमंत ईश्वर शर्मा की 8.5 करोड़ की संपत्ति जो है वो कुर्क कर ली गई है। मुख्य आरोपी हेमंत ईश्वर शर्मा की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। निवेशकों से 200 करोड़ रुपए ठगने का उस पर आरोप लगा था। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। देहरादून में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बिटकॉइन निवेश घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हेमंत ईश्वर शर्मा की करीब 8.5 करोड़ मूल्य की संपत्तियां कुर्क कर ली है। ईडी के अनुसार ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत की गई है। जांच में आरोप है कि हेमंत ईश्वर शर्मा और उसके सहयोगियों ने बिटकॉइन निवेश के नाम पर निवेशकों से करीब 200 करोड़ की ठगी की थी। एजेंसी का कहना है कि आरोपियों ने ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर बड़ी संख्या में लोगों से यह धन जुटाया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। निवेशकों से 200 करोड़ रुपए ठगने का ये पूरा आरोप लगा था, जिसके बाद से ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और मुख्य आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, माफ कीजिएगा, उनकी संपत्ति जो है वो कुर्क कर ली गई है। हेमंत ईश्वर शर्मा की 8.54 करोड़ की संपत्ति जो है वो कुर्क कर ली गई है। बिटकॉइन का ये पूरा मामला है। मुख्य आरोपी जो है हेमंत ईश्वर शर्मा है, जिनकी संपत्ति जो है वो ईडी की तरफ से कुर्क कर ली गई है। तो उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। एसआईआर बिटकॉइन निवेश घोटाले में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, मुख्य आरोपी की 8.5 करोड़ की संपत्ति जो है वो कुर्क कर ली गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया। वहीं कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार जन सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। नवनिर्मित सामुदायिक भवन से स्थानीय लोगों को सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। और क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ऐसे समय में सच में उनके ऊपर बड़ा कष्ट आया, उन सभी को इस कष्ट के समय में, इस दुख के समय में भगवान शक्ति प्रदान करेगा। और हम सब जो दीपक ने यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किए थे, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और गणेश जोशी जी तो बिल्कुल उनको अपने भाई जैसा प्रेम करते थे। अभी गाड़ी में भी मुझे चर्चा कर रहे थे, और जितनी बार मुझे मिलते हैं उतनी बार चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हम लोग यहाँ पर एक शिविर में आए थे, उस समय भी मुझे कह रहे थे कि इस क्षेत्र में मुझे आना ही नहीं पड़ता था। तो आज के कलयुग के ज़माने में इस प्रकार का विश्वास किसी पर हो और इस प्रकार से वो अपना संबंध निभाए, तो सच में वो बहुत महान आत्मा थी। और उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूँ। ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियाँ बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये केवल ईंट पत्थर इसके ढांचे मात्र नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हमारा विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम युग है। आज मैं यहाँ आने से पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त जो आज एक हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ मेले में शामिल होने आए शिव भक्त कांवड़ियों के स्वागत और अभिनंदन के लिए पहुंचे।
आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से अलकनंदा होटल परिसर में कांवड़ यात्रियों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री के आगमन पर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रियों की स्वास्थ्य आवश्यक सुविधाओं के लिए स्थापित मुख्यमंत्री सेवा शिविर का उद्घाटन भी किया। उन्होंने शिव भक्त कांवड़ियों का चरण स्पर्श कर उनका अभिनंदन भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, सेवा और सनातन संस्कृति का प्रतीक है और राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम, सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आज पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर हजारों पौधों का पौधारोपण, रक्तदान शिविर और कई जनहित कार्यक्रम आयोजित किए गए। योग गुरु स्वामी रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस दौरान बाबा रामदेव ने सांसद पप्पू यादव द्वारा संसद परिसर में भगवा वस्त्र पहनकर किए गए विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए इसे धार्मिक और संवैधानिक दृष्टि से अनुचित बताया। सावन महीने और कांवड़ यात्रा पर उन्होंने शिव भक्तों से आस्था के साथ यात्रा करने, गंगा स्नान और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने का आह्वान भी किया। साथ ही नशा, हिंसा और तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों से दूर रहकर शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। शिव भक्तों से आग्रह करेंगे, आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम शिवो हम तो कहते हैं हर हिंदू में जब हिंदुत्व होगा, हर हिंदू में जब रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्व, शिवत्व होगा, वीर वीरांगनाओं का वीरत्व होगा, ऋषिकाओं का ऋषित्व होगा, देवों का देवत्व होगा, तब ये भारत हिंदू सनातन राष्ट्र बनेगा। जातीय उन्माद से, मजहबी उन्माद से या सियासी उन्माद से देश में हिंदुत्व की प्रतिष्ठा नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा नहीं होगी। हमने तो ये गीत गाए हैं, आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम शिवो हम। और ये जो माँ भगवती गंगा है, ये शिव का ही विग्रहवान स्वरूप है। तो गंगा में स्नान करें, गंगा जल जो है शिव पर अर्पित करें और बीड़ी, सिगरेट, शराब, हुक्का, भांग, सुल्फा, गांजा, किसी भी प्रकार का जो नशा है उसका परित्याग करें। शिव के चरणों में इसको अर्पण किया जाता है। शिव भांग, गांजा, धतूरा किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया करते थे, बल्कि जो सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा पिया करते थे वो शिव को अर्पण किया करते थे। इस तत्व को समझने की आवश्यकता है। हरिद्वार में नारायण शिला मंदिर के पुजारी ने पंचक के दौरान कांवड़ यात्रा से बचने के लिए पीछे धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख किया है। आपको बता दें, पुजारी के अनुसार हिंदू परंपराओं में पंचक को एक विशेष अवधि माना जाता है जिसमें कुछ धार्मिक कार्यों को लेकर सावधानी बरतने की मान्यता रही है। इसी कारण कई श्रद्धालु और कांवड़ यात्री इस दौरान यात्रा को लेकर परंपराओं का पालन करते हैं। उन्होंने बताया कि ये आस्था और धार्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ विषय है जिसका पालन लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार करते हैं। हरिद्वार में सावन के दौरान कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है और देश भर से श्रद्धालु गंगा जल लेने पहुंचते हैं। प्रशासन भी यात्रा व्यवस्था को लेकर लगातार तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। काष्ठ आदि का संग्रह करना या लकड़ी आदि के सामान का खरीदना, कॉलम खड़े करना, लिंटर या छत डालना या इसके अतिरिक्त दाह संस्कार आदि जैसे कार्यों का निषेध कहा गया है। बाकी शुभ काम का बड़ा अच्छा मानते हैं इसको, पर कांवड़ यात्रा में विशेष तौर पे इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब हम अपनी मन्नत मांगने के लिए, मान्यता पूरी करने के लिए जल उठाते हैं, कांवड़ उठाते हैं, तो कांवड़ ज्यादातर लकड़ी की या काष्ठ की बनती है। उसमें मतलब लकड़ी का कोई ना कोई अंश जरूर होता है। ऐसे में वो अशुभ माना जाता है। दूसरे, हरिद्वार से जितने भी कांवड़ उठा के चलते हैं ज्यादातर दक्षिण यात्रा की ओर ही सफर करते हैं, तो वो भी दक्षिण की ओर चलना, उनके मार्ग में दुर्घटना आदि करना या उनके कार्यों का कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है। विशेष बात यह है कि क्योंकि अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए है और सामान्यतः एक ही बार में पूर्ण हो जाती है लोगों की मान्यता, तो
पर कांवड़ में वो कांवड़ 5 बार उठानी पड़ सकती है मान्यता पूर्ण करने के लिए ना, इसलिए भी कांवड़ के अंदर ये यात्रा का पंचकों में निषेध कर दी गई है। शिव भक्त जो कांवड़ उठाते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव के उस समय नंदी स्वरूप हैं, गण स्वरूप हैं, तो उनको नियम पालन बहुत अधिक है। किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, भक्षा, भक्ष्य आदि का निषेध रखना चाहिए। किसी के हाथ का खाने पीने से बचना चाहिए और किसी प्रकार का उद्दंड या नशे आदि से दूर रहना चाहिए। चरित्र को अच्छा रखते हुए, स्वच्छता रखते हुए, मन में आस्था और श्रद्धा रख के जो व्यक्ति कांवड़ का जल उठाता है और अपने इष्ट अभीष्ट शिव मंदिर के अंदर जल चढ़ाता है, उसकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल जिले में मतदान सूची के सत्यापन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें, एडीएम विवेक रॉय ने बताया कि जिले की 6 विधानसभा सीटों पर कुल करीब 6,93,000 मतदाता हैं। इनमें से लगभग 1,88,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन नोटिस का कारण नामों में गड़बड़ी है, वर्तनी की गलतियां हैं और उम्र में अंतर और लिंग संबंधी त्रुटियां हैं। प्रशासन की ओर से मतदाताओं से जरूरी जानकारी, दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की गई है ताकि मतदाता सूची को सही और अपडेट किया जा सके। चरण में हम चल रहे हैं। 6,93,000 मतदाता 6 विधानसभा को मिला करके नैनीताल जनपद में हैं, जिसमें से लगभग 1,88,000 लोगों को नोटिस इसलिए निर्गत किए गए कि उनके नाम में कोई न कोई विसंगति है, मात्रात्मक त्रुटि है, या आयु में कोई विभेद है, या लैंगिक कोई त्रुटि है, साथ ही नाम में कोई पार्ट छूट गया है या नया पार्ट जुड़ गया है। ऐसी विसंगतियों से संबंधित ज्यादातर जो है नोटिसें हैं। 47,000 नोटिसें ऐसी हैं जो कि अपने नाम को मैप नहीं करा पाए। जो निर्धारित व्यवस्था है कि 2003 में SIR के दौरान उनका कहाँ नाम था, उसको नहीं करा पाए हैं, या अपने माता पिता से जो है, प्रोजनी से जो है अपने को मैप नहीं करा पाए। सभी के लिए ये अवसर है, ये नोटिस नहीं है, बल्कि जो है निर्वाचक नामावली को परिशुद्ध रखने का, जो वास्तव में मतदाता है उनको निर्वाचक नामावली में बनाए रखने का, जो वास्तव में मतदाता की योग्यता नहीं रखते हैं उनको निर्वाचक नामावली से निकालने का एक अवसर है। आप लोगों के माध्यम से हम सभी अपने सम्मानित मतदाताओं से यह अनुरोध करना चाहेंगे, बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आगामी 15 अगस्त को जिला मुख्यालय सहित पूरे जनपद में भव्य और गरिमामयी ढंग से मनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको देखते हुए अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह को विशेष रूप से तिरंगा थीम और राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत मनाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पर्व के आयोजन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए 9 से 17 तारीख तक हमारी हर घर तिरंगा रैली है, तो हमारा मोटिव यही है कि एक तो नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म की फीलिंग लाई जाए लोगों में। उसके लिए हम रैली निकालेंगे। ई साइकिल वाली रैली भी थी, बट क्योंकि वो यहाँ नहीं हो पाएगी तो हम साइकिल, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे स्केल पे हम स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे, जहाँ लोगों को जागरूक करेंगे स्वच्छता की ओर, और आशा करते हैं कि ये बढ़ चढ़ के भाग लेंगे तो एक कम्युनिटी फीलिंग, ब्रदरहुड वाली फीलिंग भी हमारे जो अल्मोड़ा जनपद है लोगों में बढ़ेगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में मानसून के दौरान डेंगू के खतरे को देखते हुए नगर निगम ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर निगम डेंगू का लार्वा पनपने से रोकने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। आपको बता दें, मेयर सौरभ थपलियान ने बताया कि करीब 1.5 माह पहले से ही विभागीय स्तर पर छिड़काव और फॉगिंग की शुरुआत कर दी गई है, जो अब लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में एंटी लार्वा टैंक के माध्यम से भी नियमित रूप से छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम की टीमें मानसून के दौरान जलभराव वाले स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। मेयर ने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान को और तेज किया जाएगा ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। नगर निगम ने लगभग 2.5 महीने पहले ही फॉगिंग शुरू करवा दी थी पूरे 100 के 100 वार्डों में, छोटी मशीनों के माध्यम से, बड़ी मशीनों के माध्यम से। इसके अलावा हमारे जो एंटी लार्वा टैंकर्स हैं वो भी केमिकल्स का छिड़काव लगातार कर रहे हैं।
जहाँ पे भी जल भराव और या लार्वा पनपने की उम्मीद हमें नज़र आती है, उन जगहों पर जाके एंटी लार्वा टैंकर्स के माध्यम से छिड़काव, केमिकल्स का छिड़काव हम लोग कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून पुलिस ने नाबालिग युवती के अपहरण मामले का खुलासा करते हुए चौंकाने वाली बात बताई है। आपको बता दें, एसएसपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में सामने आया कि इस पूरे प्रकरण की सूत्रधार पीड़िता की मां ही थी। पुलिस के अनुसार मां ने कथित तौर पर 1.5 लाख रुपए में अपनी बेटी का सौदा किया था। पूरी रकम न मिलने पर उसने अपहरण की झूठी कहानी रच दी। पुलिस ने मामले में पीड़िता की मां समेत 4 आरोपियों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर नाबालिग युवती को मुजफ्फरनगर से बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने युवती को विवाह के लिए 2 लाख रुपए में एक अन्य व्यक्ति को सौंपने का सौदा किया था। पुलिस ने घटना की सभी कड़ियों को जोड़ते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।